गुड आफ्टरनून बीकॉम सेकेंड ईयर। हमारा लास्ट चैप्टर था यूनिट कॉस्टिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, तो ये आपकी यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। अपने यूनिट के अंदर सबसे बड़ी यूनिट भी अगर बोला जा सके, इसके अंदर 5 चैप्टर है। ओके, 5 चैप्टर है। 5 में से 2 चैप्टर्स होंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा हमारे एग्जाम में, है ना। क्योंकि 5 में से एग्जाम में टोटली आपकी यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो 3 में से एक्चुअल में आपको करने कितने, 3 यूनिट से ही क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। तो प्रोसेस इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है प्रोसेस, सेकंड जो आता है कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा यूनिट कॉस्टिंग। इन 3 पे स्पेशली क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं इन तीनों में से क्वेश्चन लेना चाहूँगा तो मैं किस पे दूंगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में स्पेशली क्वेश्चन दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी पे कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रखता हूँ, और थर्ड नंबर में मैं रखूंगा यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से भी जनरली क्वेश्चन नहीं आता, अगर आता भी है तो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से होगा, इसी यूनिट से होगा। उसमें चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग जो वर्ड है वो कैसे बना है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक से ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है ना। एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में, जैसे मान लिया अगर आप ऐसे बात कोई एग्जांपल से लेके सोचिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे अप्लाई होगी उसके बारे में। जैसे अगर आप बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, है ना, जहाँ पे कपड़े बनते हैं सारे मशीनों से, तो क्या होता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, फर्स्ट कॉटन चाहिए हमें, है ना। और वो कॉटन कहाँ से आता है, खेत से आता है। तो सबसे पहले कॉटन की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ से आपने कॉटन ले लिया, इधर कॉटन डाला, उधर कपड़े तैयार होकर बाहर आ जाते हैं, नहीं होता है ना, नहीं होता ना। तो वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है। आप क्या करोगे, सब कॉटन को किसी एक मशीन में डालोगे, उसका वो थ्रेड बना देगा, है ना, धागा बनता है। धागा बनकर वो क्या होगा, दूसरी मशीन में वो धागा इनपुट होगा, डालेंगे तो एक जो होगा कपड़ा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंटिंग का, एक ही कलर का कपड़ा होता है, उसके बाद जाके वो प्रिंटिंग का काम होता है, उसके बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। ओके, आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस में बना, है ना। तो एक प्रोसेस में जो काम हुआ उसकी कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट जो प्रोसेस बना उसकी अलग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जो सेकंड प्रोसेस था उसकी अलग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और थर्ड जो प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट है उसकी भी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी होगी, है ना। तो आपको पर प्रोसेस की यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कितनी है, जो हमारा सेकंड प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कितनी है, और जो हमारा सी प्रोसेस है उसकी कॉस्ट एक्चुअल में है कितनी, वो आपको आइडेंटिफाई करना है ना। क्योंकि हमको एक्चुअल में, है ना, हो सकता है ना, हम भी तो अभी इसी का जो भी एग्जाम्पल है उसी को सोच के, तो हम तो किसी को थ्रेड बनाकर भी तो बेचते होंगे। वो मशीनें क्या करें, वो खाली प्रिंटिंग का काम करता हो, है ना, उसके बाद 2 मशीनें और हम सीधा वहां से क्या थ्रेड खरीदता हो, वो हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने की, कौन से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्चुअल में है कितनी कॉस्ट इंक्लूड है उसमें, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ यूज करते हैं। ओके, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा, है ना। तो एक प्रोसेस एक ही साथ सारा काम नहीं होता, जैसे हमने इधर रॉ मटेरियल डाल दिया और इधर तैयार माल बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता, है ना। जहाँ पे हो सकता है वहाँ प्रोसेस में ठीक है, और कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है ना। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा बताओ, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होने वाला कौन सा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है ना। तो जैसे मान लो, है ना, हाँ, सिल्वर गोल्ड इनको अलग करना तो आता तो मेटल धरती से ही आता है ना। जो भी आप माइनिंग करेंगे वहां से निकल के आएगा, है ना। क्वालिटी वाइज पेट्रोल ले सकते हो, पेट्रोल की भी तो प्रोसेसिंग होती है, पेट्रोल से केरोसिन, डीजल, ऑयल, है ना, ग्रीस, सारी चीजें वही होती है, वहां से सारी चीज प्रोसेसिंग होती है, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। आप क्या करोगे, जो मशीन जिस काम में लगी है वही काम करेगी, है ना। सबसे पहले आप क्या अलग करोगे, आपको पता होगा जो चीज आपके उस एरिया से रिलेटेड है उसका नॉलेज होगा, तो आपका फर्स्ट पेट्रोल अलग होता होगा या डीजल अलग होता है, जो भी कीमती चीजें सबसे पहले अलग होती होगी, इसके बाद वेस्टेज, है ना। यहाँ पे एक चीज तो ये पढ़नी, प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, उसके बाद एक होता है
अपने को इसमें पढ़ना है प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में। ओके, ये अपना जो टॉपिक होगा उसके अंदर बात करेंगे मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, क्या होता है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे जाके। तो सिंपल अपने को प्रोसेस कॉस्टिंग करनी है। तो क्या होता है, अगर आप देखें ये मशीन नंबर फर्स्ट है ना, तो ये मशीन नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट प्रोसेस में मान लिया मैंने यहाँ से कोई गुड्स को इनपुट किया है ना, जो हमारा क्या होगा रॉ मटेरियल। सबसे पहले मशीन के अंदर कोई भी मटेरियल लगाएंगे वो कौन सा होगा, रॉ मटेरियल है ना, जो इस फर्स्ट मशीनरी के लिए। और यहाँ से जो आता है वो क्या होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या होता है लास्ट में जाके फिनिश्ड गुड्स है ना, फिनिश्ड गुड्स आ जाता है। कौन से नंबर प्रोसेस की बात करें, फर्स्ट प्रोसेस। जो फर्स्ट मशीनरी में मैंने क्या डाला, मैं अगर अभी एग्जांपल लिया उसी को यूज करते हुए बात करूं, तो कॉटन इधर से इनपुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रेड बार आ जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होगा उस किसमें कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस फिनिश प्रोडक्ट की क्या बताएंगे, कॉस्ट पर यूनिट है ना, एक यूनिट की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी वो पता लगानी है अपने को, क्योंकि हमको यहाँ से भी कोई गुड्स अगर सेल कर रहे हैं तो कितने अमाउंट में हम सेल कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है ना। तो फर्स्ट चीज तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेम चीज ये रॉ मटेरियल है ना, जो हमारा रॉ मटेरियल बन के आया, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस हो रहा है हमारा प्रोसेस नंबर सेकंड है ना, इसमें क्या कर देंगे, इनपुट करेंगे, क्योंकि ये फिनिश गुड्स दूसरे प्रोसेस के लिए क्या बनेगा, रॉ मटेरियल है ना। दूसरी मशीन क्या बना रही है, क्लॉथ का पूरा काम कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, इसको आप इनपुट करोगे तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वो फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा है ना, फिनिश गुड्स है ना। इसका जो गुड्स मिल रहा है वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, आउटपुट आ गया। और इसी गुड्स को आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर करते हैं है ना, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसको 3 से आगे भी चल सकता है, पर जनरली अपने को 3 प्रोसेस के बारे में बात करनी होगी। 2 प्रोसेस का भी क्वेश्चन हो सकता है और 3 प्रोसेस का भी, मैक्सिमम 3 प्रोसेस के। यहाँ से जो बोल रहे थे वो गुड्स आएगा वो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट है ना, फाइनल गुड्स बोल सकते हैं, जो भी तैयार माल होगा ना वो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा तैयार। तो इसकी कॉस्ट अपने को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, इसका कॉन्सेप्ट यही है। ओके, तो इसके बारे में डेफिनेशन दे रखी है, उसके बारे में बात कर ले, डेफिनेशन क्या दी है उसके बारे में देखें है ना। ये अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर समझ आ जाएगा ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें होगी। सिंपल स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल अकाउंट आपको बनाना है ना। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स आर अप्लाइड टू कंसर्न विद द प्रोडक्ट अ कमोडिटी दैट has to go through several process and which required to know the cost of each process. ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, तो बहुत सारे प्रोसेस को आप यूज कर रहे हो और पर प्रोसेस का अपने को क्या करना है कि कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। प्रोसेस फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है, सेकंड प्रोसेस की कॉस्ट कितनी हो, थर्ड प्रोसेस की एक्चुअल में कॉस्ट है कितनी, क्लियर है ये है ना। तो अब बात करें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की है बात करें तो कौन कौन सी होगी, तो क्या होता है, उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है ना। जो प्रोडक्शन होगा वो किससे जाएगा, एक से ज्यादा प्रोसेस से सरवाइव करता हुआ जाएगा, एक प्रोसेस से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ प्रोसेस में है ना। तो एक प्रोसेस से ज्यादा, क्योंकि इधर से रॉ मटेरियल डाला उधर आउटपुट आपका नहीं तैयार होगा। ओके, एक से ज्यादा प्रोसेस में यूज होगा। सेकंड जो चीज है, प्रत्येक प्रक्रिया का प्लांट किसी एक सिंगल उत्पादन का निर्माण करता है, इसके लिए प्रत्येक प्रक्रिया में किसी अलग अलग विभाग को सौंप दी जाती है ना। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा एक प्रोसेस के अंदर, हर प्रोसेस में अलग तरह का प्रोडक्ट बनता है ना। तो यहाँ पे और भी टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसको यूज करेंगे। जैसे अलग मिठाई वाली कंडीशन में, मिठाई बनाने के लिए क्या होता है, कई बार रॉ मटेरियल तो एक ही तरह का यूज करते हैं है ना। उसको जैसे मान लिया बेसन को यूज करके आप कितनी चीजें बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बन सकती है ना। बट आप कौन कौन सी चीज बना रहे हो है ना, बेसन तो रॉ मटेरियल सबके लिए यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो वो चीज प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज कर सकते हो है ना। वो सारे मिठाई के अंदर भी इसका एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, ठीक है। उत्पादन कार्य निरंतर होता है, प्रत्येक प्रक्रिया स्तर पर उत्पादन एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, प्रोडक्शन का काम तो क्या होगा, निरंतर कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है ना। और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अलग अलग प्रोडक्ट में, पहले में क्या बना था, थ्रेड बन रहा है, सेकंड में जो क्लॉथ बन जाएगा, और थर्ड में फिनिश प्रोडक्ट जो प्रिंटिंग होने के बाद बनता है वो। तो हमारा वो एग्जांपल हो गया। ओके, क्या होता है, उत्पादन कार्य संपन्न करने हेतु प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित होता है। तो सीरियल नंबर तो निश्चित हो गई, या ऐसा करते हैं पहले प्रिंटिंग कर दे फिर थ्रेड बनाएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं, इम्पॉसिबल है ना, हाँ हमारा पॉसिबल नहीं है ये चीज़, हम ये कर ही नहीं सकते ना। प्रोसेस फर्स्ट एक भाई थ्रेड बनेगा तो एक आगे वाला काम हो पाएगा, है ना, ठीक है। और कॉटन के बिना साफ किए भी काम नहीं हो सकता, हम तो अलग अलग प्रोसेसिंग का वर्क होता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई उसके बारे में, ठीक है। अब बात करें, कंपेयर करें ठेका और ये, तो दोनों पहले आप प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे समझ आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वाला इससे डिफरेंस कर पाएंगे। ओके, तो हम सीधी चीज चले हैं इस पे, जो इसमें कुछ चीजें पढ़नी है सिंपल प्रोसेस अकाउंट के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही बताऊंगा, सिंपल प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। ओके, ठीक है, तो आप देखें प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट देखें आप, प्रोसेस अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस कितने बनेंगे, एक अकाउंट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज अकाउंट बनाएंगे, इट मींस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, है ना, दो साइड यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम की तरह यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे। ओके, हमेशा एक कॉलम हम बनाते थे, यहाँ पे कितने कॉलम बना देंगे, दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक कॉलम जो हमारा फर्स्ट होगा वो किसका होगा, यूनिट्स का, और एक होगा अमाउंट का। किसका अमाउंट होगा, जो आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, अमाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, कितने यूनिट्स बनाए। ओके, तो फर्स्ट जो कॉलम बनेंगे वो कौन सा होगा, यूनिट का, है ना, यूनिट्स एंड अमाउंट, यूनिट अमाउंट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट में सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल को यूज करते हैं तो आपको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे। सेकंड जो चीज होगी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वेजेस हो गया, है ना, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आपको देखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने यूज किए, ठीक है, तो वो ऐड कर देना, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो उसके बाद आपको देखना है और कोई एक्सपेंसेस किए, डायरेक्ट के बाद आपने कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए आपने। ओके, फिर आपको क्या करना है, अगर आपने मान लो कि 10,000 यूनिट केजी मेटल यूज किया या 1000 केजी मेटल यूज किया, आपको यहाँ लिख देना, अमाउंट आपको लिखनी कितने रुपए का कौन सा मेटल है, ठीक है, ये लिख देना। बाय साइड में आप क्या करेंगे, बाय साइड में आप क्या करते हैं, इस गुड्स का ट्रांसफर करेंगे। अगर यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर, फिर इसके बाद आपकी बाय वेस्टेज। और वेस्टेज के बारे में बात करेंगे तो वेस्टेज में होता है दो टाइप का, नॉर्मल वेस्टेज। अब ये नॉर्मल वेस्टेज के बारे में और एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में मैंने बता दिया तुमको पहले, है ना, ठीक है। नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज बताया ना मैंने, नहीं बताया, ऐसे तो मत बोलो यार, आप लोगों को सब कुछ बता रहा था, हाँ, लास्ट ईयर खूब बातें करी नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में, है ना, जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे गेहूँ, हाँ, जैसे हम बात करते थे ना,
जब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते थे कंसाइनमेंट के अंदर, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते थे, है ना, पेट्रोल का उड़ना, है ना, वो सारी चीजें आपने क्या है कि उस क्लासेस में पढ़ी है ना। तो यहाँ पे आगे जाके मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल के कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। जो भी माल बच जाएगा उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, किस में करेंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, किस में, टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये चीज हो जाएगी, क्लियर है, समझ में आ गया, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया, है ना, एक्सपेंस आ गया, फिर इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी थे। तो यहाँ से हमको क्या, यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं आता, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा तो सिंपल अकाउंट बन जाएगा, क्लियर है ये, है ना। तो ये आपको फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाना। तो अगर फर्स्ट प्रोसेस से क्या होगा, सेकंड प्रोसेस में जाता है, क्या डिफरेंस होगा, तो फर्स्ट प्रोसेस में जो चीजें हुई सेम चीज यहाँ का मटेरियल जो प्रोसेस ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोसेस नंबर किस में ट्रांसफर होगा, बी के अंदर, और बी वाला वापस यहाँ पे लिखेंगे टू, कहाँ से आया, टू, जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर बाय कौन से में, तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी प्रोसेस से आया है, ठीक है। ये सारा अकाउंट आपको 3 बार बनाना होगा, ठीक है। अब बात आती है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए या टोटल कॉस्ट कैलकुलेट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल जो कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आउटपुट, टोटल आउटपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये चीज अपने को करनी होती है। अगर मान लिया कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाई है उसमें से इतना लॉस हो गया, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, हाँ विजय लक्ष्मी, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब भी आपकी असेट्स जो भी वैल्यू है उसमें से क्या होता है कि वो बच जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन में पढ़ते थे ना, हम 5 साल तक एसेट्स को यूज करेंगे और एसेट्स यूज करने के बाद जो भी उसका अवशिष्ट मूल्य बच जाएगा या स्क्रैप वैल्यू होगी वो ये होती है। अगर आपका कोई जो अपने वेस्टेज हो गया, मान लो जो आप क्या कराते हो, गेहूँ पिसवाते हो तो उसमें कुछ वेस्टेज गिरता है ना, वो वाला वेस्टेज है ना, अगर आप कहीं पे बेचते हैं 2 रुपये 3 रुपये किलो में बिक जाए, है ना, ठीक है ना, अगर बिक जाए जो वेस्टेज होता है उसको उड़ता है, उसे इकट्ठा करके आप बेचते हैं, है ना, तो वो कहीं यूज हो जाता है तो आपकी कॉस्ट में कमी कर देगा, ओके। और वो आप क्या के लिए क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपकी टोटल आउटपुट और उसमें नॉर्मल लॉस का लेस कर दो, आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस बनाया वैसे अपने को सेकेंड एंड थर्ड प्रोसेस बनाना, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस कहाँ आता है, यहाँ पर आता है दोनों ही। कभी कभी होता है नॉर्मल लॉस का रिवर्स भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस की जगह तुमने सोचा कि तुम्हारे को लॉस कितना होगा, अगर तुम 100 kg मटेरियल यूज करोगे तो तुम्हारा 5% तो नुकसान हो गई होगा, है ना, 5 kg मटेरियल तो कम हो गई होगा। इट मीन्स कितना आना चाहिए, 95 kg तो मटेरियल आना चाहिए। अब बताओ वो 98 kg आ जाए तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हो गया। आपने सोचा था कि 95 आएगा, इट मीन्स यहाँ पे 98 आ गया, तो 3 kg का जो फायदा हुआ उसको क्या बोलेंगे आप, इफेक्टिव गेन। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव गेन बोलते हैं। वो कहाँ होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे 2 करके एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव के बारे में आगे पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब, है ना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हम उसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें और चीज क्या ऐड कर सकते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज, जो हमारा क्या होगा, सेम एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता हुआ है ना, हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम रोक सकते हैं। चोरी होना रोका जा सकता है ना, अगर आप चोरी होने को रोक सकते हो, है ना, या अगर आप कोई गुड्स मंगवा रहे हो और उसके अंदर है ना टीन के
एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो गया। कि हमेशा होगा, आप पहले बता सकते हो मेरे साथ ये होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, डब्बे टूट जाएंगे, नहीं बता सकते ना, लॉस हो जाएगा, है ना, तो आप नहीं बता सकते। पर आपको पता है नॉर्मल लॉस के बारे में पता है, आप कोयला वहां से किसी और सोर्स से आप मंगवाएंगे तो वहां पे आएगा और उसमें इतना केजी मेटल हमेशा हर बारी कम होता है, कई बार होता है उसका थोड़ा बहुत गिर जाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, या उसकी वेट रिड्यूस हो जाता है, तो वो आपके लिए क्या होगा, नॉर्मल। और कुछ चीजें होती है जो एबनॉर्मल होती है, जो हमें पता होती है कि अगर ये होगा तो हमको नुकसान होगा, है ना, इसको हम बचा सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस को आप रोक सकते हो, है ना, पर नॉर्मल को तो आप नहीं रोक सकते, है ना। तो किनकी कैलकुलेशन होगी, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी होगी, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी और यहाँ पे एंट्रीज करनी होगी। और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे दिखेगी आप लिखेंगे, बट अमाउंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर वो वैल्यू जो वेस्टेज हुआ है उसका पैसा आपको मिलता है तो आप यहाँ पे वैल्यू भी लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो आप सब लोग क्लास में आएँ और इनके क्वेश्चंस को लाइव क्लास में सोल्व करें। ठीक है, थैंक यू।